हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। इसमें बोला गया है, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। मतलब अभी कभी भी आप देखेंगे, अगर कोई गंदा पानी पड़ा है कहीं किसी जार में या कहीं पे भी, तो उसे अगर आप ठहरा हुआ छोड़ देंगे तो आप देखेंगे उसका जो साफ पानी का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही दोस्तों हमारा माइंड होता है। हमारे माइंड में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं और एक कश्मकश बहुत ज़्यादा चल रही होती है, जिस वजह से हम लोग कोई पर्टिकुलर एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसा ही आप जब ऐसी कंडीशन में हो तो ज़रूर ये चीज़ आप अपना सकते हैं। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत छोड़ दें, बिल्कुल शांत रहें, लंबी गहरी सांसें लेटें और फिर आप देखेंगे आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ में ये सब जो मोटिवेशनल कोट्स मैं आपको बताता हूँ, ये अपनी डे टू डे लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। अपनी लाइफ को एक एनहेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक बेटर और ऑप्टिमिस्टिक वे में ले जा सकते हैं। चलिए अब दे देता हूँ आपको कोरोना अपडेट आज का। वर्ल्ड के अगर अंदर देखेंगे तो पूरे टोटल जो है लगभग 2,35,77,650 के लगभग केसेस कोरोना पॉजिटिव अब तक निकल के आ चुके हैं। वहीं रिकवर्ड नंबर्स की अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे 1,60,75,323 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, घर जा चुके हैं। उसके बाद आप जो नंबर ऑफ डेथ्स देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर 8,12,181 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं आप टॉप कंट्रीज देखेंगे तो टॉप पे यूएसए, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवे पे साउथ अफ्रीका नज़र आ रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे इंडिया के तो 31,05,185 के आसपास टोटल केसेस निकल के आ रहे हैं। लगभग पर डे 70 से 72 हज़ार के बीच में पर डे केसेस निकल के आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो डेथ्स का नंबर है ये भी कहीं ना कहीं एक टेंशन की जो प्रॉब्लम, टेंशन क्रिएट कर रहा है हमारे देश की सरकार के लिए। टॉप पे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र बना हुआ है, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर यूपी। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें थी आज की कोरोना से रिलेटेड। अभी आप देखेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि लगभग 3 मिलियन जो केसेस हैं ये कहीं ना कहीं कोविड-19 के जो अब हो चुके हैं, ये आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। हमारी जो एक तरीके की जो इन्फेक्शन का जो दर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा, अगर आप 20 दिन पहले उठा के देखें तो लगभग 15,000 20,000 केसेस आ रहे थे और ये ठीक डबल होता हुआ और एक्सपोनेंशियल जो राइज है ये कहीं ना कहीं हमारे देश के खतरे के लिए, हमारे देश के खतरे के लिए बहुत ही बड़ी घंटी है। तो आप समझ सकते हैं सरकार को इससे चेतना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल करके चलना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन अनइंटरप्टेड। इसमें आप देखेंगे इस समय जो कोरोना वायरस का जो इस समय हमारे देश में जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी सब से रिलेटेड ये रहने वाला है टॉपिक एडिटोरियल। इसमें आप देखेंगे GS1 सोसाइटी और 2 से इसमें हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी कुछ कवर होंगे। सबसे पहले अभी अभी आप देखेंगे जब से कोरोना वायरस आया है हमारे देश में जो कॉन्ट्रासेप्शन और जो अबॉर्शन सर्विसेज हैं ये कहीं ना कहीं इनकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो चुकी है। प्रॉपरली जो गर्भधारण के जो टैबलेट्स हैं वो सब टैबलेट्स जो हैं वो नहीं प्रॉपरली मिल पा रहे हैं। अबॉर्शन जो है सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज सही चल नहीं पा रही हैं, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें वुमेंस की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, ये सब जो इश्यूज हैं ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस समय जो जब सबसे सीरियस एक तरीके का आप जो पेंडेमिक का अन बोल सकते हैं असर, वो है अनइंटेंडेड डिसरप्शन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। जो हमारे देश की हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बहुत ही बुरी तरीके हैम्पर हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और स्केल जो है इनका वुमेन के ऊपर, वुमेन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स और जो अबॉर्शन सर्विसेज हैं इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा अब प्रॉपर वे में नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो लॉकडाउन की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो वुमेन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। उनको प्रॉपर एक इस समय आप देखेंगे जो टैबलेट्स आती हैं जिससे कि वो अपना
टेस्ट कर सकती हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं, या फिर अबॉर्शन कराना है, किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती लेडी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैटरनल मॉर्टेलिटी, जो महिलाओं की मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसमें आप देखेंगे मैरी स्टोप्स इंटरनेशनल जो MSI है उसने बोला है कि लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख जो महिलाएं हैं उन्होंने इन सर्विसेज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है। लगभग जनवरी से जून के बीच में 1.3 लगभग 13 लाख महिलाएं जो इंडिया के अंदर इसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो एक सर्वे किया गया जिसमें लगभग 103 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया, और इसमें देखा गया जो 60% जो डिसरप्शन है फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज से रिलेटेड वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वुमेन जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वो ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो रही हैं, अबॉर्शन नहीं करा पा रही हैं, बहुत सारे और उनके हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। UNFPA के जो प्रोजेक्शंस है उसमें वो इंडिकेट कर रहे हैं कि 47 मिलियन, आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है, लगभग 50 लाख के आसपास। इसमें आप देखेंगे 114 जो हैं 114 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं इसमें मॉडर्न जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रॉपर जो एक प्रेगनेंसी के टाइम पे जो महिलाओं को जो ज़रूरत है या फिर नॉर्मल लाइफ में भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की ज़रूरत है वो सब नहीं मिल पा रही हैं, जिस वजह से एवरेज जो लॉकडाउन है वो लगभग ये अब देखेंगे जो 6 महीने से लेके जो ये जो सर्विसेज हैं 6 महीने तक ये प्रॉपर इनको नहीं मिल पाने की वजह से बहुत सारे लगभग आप देखेंगे 7 एडिशनल जो हैं 7 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज देखने को मिल सकती हैं। 7 मिलियन मतलब समझ रहे हैं जो 7 लाख ये जो बच्चे होंगे ये कहीं ना कहीं ये इनका कोई भी इनकी प्लानिंग ही नहीं देखने को मिलेगी। इनका कोई भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अनप्लैंड बच्चे होंगे। बाय द टाइम ये मतलब जब अपनी जवानी में पहुंचेंगे ये बच्चे तब आपको देखने को मिलेगा कि ये मतलब इन बच्चों को प्लान नहीं किया गया था फिर भी ये दुनिया में आ गए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन तो इसलिए बहुत ज़्यादा यादगार रहने वाला है लॉकडाउन, तो थोड़ा सा ये ह्यूमर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये वुमेन की जो हेल्थ है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ें हैं। आप देखेंगे इंडिया जो है इंडिया को लिस्ट किया गया है अबॉर्शंस के मामले में एसेंशियल सर्विसेज अंडर लॉकडाउन। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो अबॉर्शन के जो लेवल हैं वो काफ़ी वहाँ पे जो सेंटर्स होते हैं वुमेन क्लिनिक्स होती हैं जो ये सब चीज़ें जो वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक आपको देखेंगे जो एक अवेयरनेस नहीं है जिससे कि ये सारे इश्यूज़ को टैकल किया जा सके। 30% जो रिस्पोंडेंट्स हैं आप देखेंगे उन्होंने बोला है जिनको अबॉर्शन कराना है कि क्लिनिक ना होने की वजह से वो अब उन्हें ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकती और फिर उनको ये चाहे अनचाहे इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। कई बार आपको देखने को मिलता है बहुत सारे बार जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद गटर में छोड़ देती हैं या फिर कूड़ेदान में छोड़ देती हैं। कई बार ऐसे मतलब आप हर हफ्ते में 1-2 बार ऐसी न्यूज़ देख ही सकते हैं डायरेक्टली। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टडी करी गई जिसमें 6 स्टेट्स जो है फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया ये बताती हैं कि जो शॉर्टेज है हमारे देश में मेडिकल अबॉर्शन ड्रग्स इन फार्मेसीज वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस समय जो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। लगभग 1 आउट ऑफ 3 वुमेन जो है वो रिपोर्ट कर रही हैं कि उनको जो कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस है वो प्रॉपरली चाहिए जिससे कि अनइंटरप्टेड जो अबॉर्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग है ये दी जा सके। डिवाइसेस और केयर सर्विसेज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है जिससे कि उनकी जो बॉडी जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके। देखिए आजकल के समय में आपने देखा होगा कि हमारे देश की महिलाओं को जो रिप्रोडक्टिव राइट्स बेसिकली क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव राइट जैसे बच्चा करने का पैदा करने का जो अधिकार होता है वो कहीं ना कहीं महिला को नहीं होता है। जब पुरुष चाहता है तब उससे वो बच्चा पैदा करता है, जब नहीं चाहता तो वो नहीं पैदा करता। तो ये कहीं ना कहीं ये जो वुमेन जो है उसको ये राइट होनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली उसे ही इस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालना है। तो ये सारी जो राइट्स हैं इसको सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है महिलाओं को जो कि जिन पे एक ह्यूज वायलेंस देखने को मिल रहा है। जो पुरुष हैं वो उनकी बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई है, किसी की सैलरी कम हो गई है, कोई जॉब करने नहीं जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है।
जिसकी वजह से सफ़र सबसे ज़्यादा कौन करता है? महिलाएं करती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। ये आप देखेंगे, दीज सर्विसेज मस्ट कंटिन्यू थ्रू मेजर्स सच एज टेलीमेडिसिन की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, मतलब फ़ोन पे ही सारी सुविधाएं मेडिसिन वगैरह अवेलेबल कराई जाए, बताया जाए कि कैसे मेडिसिन लेनी है। इंसेंटिव्स टू लोकल क्लिनिक्स टू ओपन देयर डोर, लोकल क्लिनिक्स को खुलना चाहिए। जो ड्रग सप्लाई चेन है उनको मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो इम्प्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर है, इसे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है पैंडमिक के टाइम पे, इसे प्रॉपर लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। कंट्रीज़ जैसे कि आप देखेंगे जो वुमेन की हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं, वहाँ पे वुमेन हेल्थ को सबसे ज़्यादा एक एम्फेसाइज्ड वे में इसको ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि जो उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है उसको वो कैसे ओवरकम करें। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो वुमेन इस पैंडमिक कोविड-19 पैंडमिक के टाइम में सफ़र कर रही हैं, सबसे पहले आप देखेंगे जो हायर रेट ऑफ जॉब लॉस है, इसकी वजह से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उन्हें सफ़र करता हुआ नज़र आ रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे ग्रेटर बर्डन फॉर डोमेस्टिक केयर वर्क। अब क्या, जब पुरुष ड्यूटी करने नहीं जा रहे हैं, उनकी कोई जो प्रॉपर जरिया नहीं है, तो वो आप देखेंगे जो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब जब जो मर्द हैं वो ड्यूटी करने नहीं जाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं महिला पे निकालते हैं। इसी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आता है। बच्चों को जो उनको टाइम देना है, महिलाओं को, वो भी ज़्यादा स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों को भी ज़्यादा टाइम देना है। पेरेंट्स अपने हस्बैंड वाइफ को भी, हस्बैंड को ज़्यादा टाइम देना है। साथ ही साथ जो फैमिली और दूसरे मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा टाइम देना है, जिस वजह से उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है। क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली जब ऐसे नॉर्मल जब कोविड-19 का टाइम नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तो क्या होता था कि नॉर्मल जो पुरुष होते थे वो अपनी जॉब पे जाते थे, जो बच्चे होते थे पढ़ाई करने जाते थे, उनको थोड़ा टाइम मिल जाता था जब वो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकती थी, अपने लिए कुछ कर सकती थी। तो वो सब टाइम जो है वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से आपका जब उनकी भी जॉब, जो वुमेन है उनकी भी जॉब काफ़ी बार जाती हुई नज़र आ रही है, जो उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है वो खतरे में पड़ गई है। उनको जो वो फैमिली को अपनी सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली, वो कहीं ना कहीं उनकी जॉब जाने की वजह से नहीं सपोर्ट कर पा रही हैं। हेल्थ एंड वेलबींग की अगर बात करें तो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ्स हैं वो बढ़ गई हैं, टीन प्रेगनेंसीज जो हैं वो बढ़ गई है। उसके बाद आप देखेंगे जो सेक्सुअल और फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिससे कि उनकी हेल्थ पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। हेल्थ केयर सिस्टम्स की अगर आप बात करें तो जो रिस्क हमारे जो फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कफोर्स है, जिसमें सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नर्सेस का देखने को मिलता है, उनके ज़्यादा जो उनके लिए एक फ्रजाइल सिस्टम हो गया है। रिड्यूस्ड एक्सेस टू वाइटल हेल्थ सर्विसेज एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम पोटेंशियल कोविड-19 ट्रीटमेंट्स। प्रॉपर ट्रीटमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको कोविड हो गया तब तो आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन जो मान लीजिए कैंसर है, HIV है, TB है या अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो यही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि कैसे वुमेन हर तरफ से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ एंड वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ सिस्टम के हर जगह वो कहीं ना कहीं अपने एक अलग ही तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है इस पैंडमिक की वजह से। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है रशिया जो है, अभी आप देखेंगे रशिया इज़ जंपिंग द गन विथ इट्स वैक्सीन। मतलब रशिया के अंदर अभी आपने देखा होगा जो वैक्सीन के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया कि हमने वैक्सीन बना ली है और जल्दी ही हम लोग अपनी जो वैक्सीन है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बेचते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो रशिया का जो क्लेम है ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरे की घंटी बोली जा रही है। जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, अभी जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा बोला गया कि कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक 5, इसे बेसिकली नाम दिया गया है सोवियत एयरक्राफ्ट, जो कि सोवियत एयरक्राफ्ट 1 1950 में जो देखने को मिला था, उसी के जो लेटेस्ट एडिशन है उसी पे ये नाम रखा गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो वर्ल्ड के अंदर वो बोल रहे हैं कि जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो ये अनाउंसमेंट किया गया ये कहीं ना कहीं एक रिडिकुलस है, हास्यास्पद है, एक मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज़ का। क्योंकि अभी बिफोर फेज़ 3 ट्रायल, अभी फेज़ 3 ट्रायल में भी नहीं पहुंचा है ये वैक्सीन, और यहाँ पे बोल दिया गया कि हमने वैक्सीन बना ली। थोड़ा सा अगर फेज़ 3 ट्रायल के बारे में अगर आपको बताऊं,
कोई भी वैक्सीन के डेवलपमेंट अगर होना है तो वैक्सीन के डेवलपमेंट में सबसे पहले पहले आपको एक्सप्लोरेटरी मतलब जो लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे उस पे काम होता है, जिसे सबसे पहले बोलते हैं। वहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, जैसे चूहा हो गया, उसके बाद आपने देखा खरगोश हो गया, मेढक हो गया, और ये सब जो चूहे हो गए, इन सब चीज़ों पे टेस्ट किए जाते हैं। जानवरों पे टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि इस वैक्सीन जो एक्सपेरिमेंट जो लैब में बनाई गई है इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है एक जानवर की बॉडी पे। उसके बाद जब जानवर की बॉडी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है तब उसका क्लिनिकल डेवलपमेंट किया जाता है। उसके बाद इस क्लिनिकल डेवलपमेंट में आपको 3 से 4 फेजेस देखने को मिलेंगे। पहले थोड़े लोगों पे, थोड़े इंसानों पे टेस्ट होते हैं, थोड़े इंसानों पे ट्रायल होते हैं, फिर थोड़े लगभग 1,000 लोगों पे ट्रायल होते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा लैक्स ऑफ लाखों लोगों पे ये ट्रायल किए जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ से ये पॉजिटिव निकलता है तब कहीं ना रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल होता है। तब साइंटिस्ट जो है फिर से इसकी रीस्टडी करते हैं, रिव्यू करते हैं। उसके बाद जब यहाँ से क्लियरेंस मिलता है तब इसकी हाई प्रोफाइल जो ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, फिर बड़े अलग अलग देशों में इसको जो है बांटने के लिए तैयार किया जाता है। उससे पहले, बांटने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है वो है क्वालिटी कंट्रोल। तो सोचिए इतनी ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स के बाद कोई वैक्सीन कम्प्लीटली डेवलप होती है। और व्लादिमीर पुतिन साहब ने यहाँ पे ही इसे डेवलप करने के बाद बोल दिया कि ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है और वैक्सीन डेवलप हो गई। इसी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारे यही सब बोला गया है कि रिगरस जो एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग है वो बिना उनको नज़रअंदाज करे ये सारी चीज़ें जो अनाउंस कर दी गई व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, ये कहीं ना कहीं हमारी जो सेफ्टी और एफिकेसी है उसके लिए खतरा है। क्योंकि अगर इसके ज़रा सा भी कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। हंड्रेड्स और इवन फ्यू थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको वैक्सीन दी गई है या फिर आप देखेंगे इनको प्रॉपरली जो ट्रैक किया जाना है ये सब चीज़ें नहीं करी गई हैं। और जब तक ये चीज़ें नहीं करी जाती तब तक साइंटिस्ट जो है ये पता नहीं लगा सकते कि इसके जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है और कैसे आने वाले टाइम में इस वैक्सीन को इम्प्रूव करना है। उसके बाद आप देखेंगे आफ्टर द 3 फेजेस वैक्सीन जो है इसको सेफ और इफेक्टिव पाया जाता है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, और फिर इसको रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आप देखेंगे जो रेस चल रही है जिसमें आप देखेंगे कि एक तरीके से जल्दी हर देश लगा हुआ है कि वैक्सीन डेवलप कर दें, जबकि ये जो रेस है ये एक तरीके की आप बोल सकते हैं ये मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट है जिसमें 100 मीटर 50 मीटर की आपको रेस देखने को मिलती है। मैराथन मतलब आपको धीरे धीरे लेकिन एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में उस हर जो स्टेप आप पार कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से जीतते हुए चलना है, हर फेस को अच्छे से नलीफाई करते हुए चलना है, जिससे कि एक बेहतरीन वैक्सीन निकल के आ सके। टॉप साइंटिस्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि यूके और यूएसए जो है वो वहाँ के जो देश हैं, वहाँ के जो साइंटिफिक एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिपीटेडली बोला है कि वैक्सीन जो है इसको जल्दी मतलब 12 से 18 महीने से पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं ये सब जानते हैं कि वैक्सीन बनाने में समय लगता है। मतलब 1 साल से लगभग 1.5 साल का वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा अगर कम समय बोला जाए तब। ये भी बोला जा रहा है ऑल्सो वैक्सीन शुड कम आउट विथ क्लियर कट गाइडलाइंस। क्लियर कट गाइडलाइंस के साथ वैक्सीन आनी चाहिए। अर्ली अगस्त WHO ने वार्न किया कि वैक्सीन नेशनलिज्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरे की घंटी है, क्योंकि आप देखेंगे वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है। वैक्सीन नेशनलिज्म जैसे कि बहुत सारे जो कंट्री हैं वो जो अपने जो वैक्सीन के जो डोज हैं वो कहीं ना कहीं अपने देश के लोगों के लिए सेव करना चाहते हैं, अपने देश के लोगों की जान बचाना चाहते हैं। तो इस वजह से आपको वैक्सीन नेशनलिज्म इसे बेसिकली बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया अगर वैक्सीन जैसे कोवैक्सीन जो है वो अगर डेवलप कर लेता है तो वो अगर इंडिया बोले कि भाई हम किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले जब इंडिया के अंदर सबको ये वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल बेसिकली वैक्सीन नेशनलिज्म, और ये हर देश कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आता है। और इसी वैक्सीन जो नेशनलिज्म है इससे बचने के लिए बड़े बड़े जो देश हैं, पैसे वाले देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो प्री परचेज अग्रीमेंट्स करते हैं। जैसे अगर यूके है, यूएस है, ये सब हमारे देश की कोवैक्सीन जो ICMR है इनके साथ अगर कोई प्री परचेज अग्रीमेंट कर लें कि भाई जैसे ही आप वैक्सीन डेवलप करेंगे तो 1 करोड़ जो डोज हैं वो हम ले लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल बेसिकली प्री परचेज एग्रीमेंट।
तो इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो तो फ़ायदे में नज़र आएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान होता है। और यही आपने देखा होगा H1N1 जो फ्लू पेंडेमिक आया था, उस समय ये सारे इश्यूज देखने को मिले थे 2009 के अंदर, जब यूएस और यूके ने ऐसे पहले से ही ये सारी वैक्सीन को प्री परचेज कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था उसने जो ब्लॉक किया था एक्सपोर्ट्स को, जो कि वेल्दिएस्ट कंट्रीज़ को प्री परचेज एग्रीमेंट्स के बाद जो ब्लॉक किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि अब हम किसी को भी ये चीज़ नहीं करेंगे, किसी को भी ये पहले से डोज नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम है जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उठाया था। इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर अगर आपको दोस्तों मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल आयस सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का लेक्चर। जय हिंद।